इसका डेफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग dermal penetration of drug, preparation of ointments, paste, cream and gels, or which types of excipients and what are excipients are used in semi-solid dosage forms, and what is the evaluation process of semi-solid dosage forms we have to study in this unit. Now start the definition of semi-solid dosage form. Write down. These are those dosage forms which are applied externally through topical route. Next line. They contain one or more active ingredients. Contain one or more ingredients. Dissolve or uniformly dispersed in a suitable base. तो इसके डेफिनेशन से आपको पता चला कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या है। एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है जिसमें डोजेज फॉर्म को अप्लाइड किया जाता है किस रूट से? एक्सटर्नली, टॉपिकल रूट से। एक्सटर्नली टॉपिकल मतलब आपका स्किन जो है वो टॉपिकल है ना, यहां से अप्लाई किया जाता है थ्रू द टॉपिकल रूट, एंड दे कंटेन वन और मोर इंग्रेडिएंट्स dissolved or uniformly dispersed in a suitable base. Means यहाँ पे भी आपको क्या यूज करना पड़ रहा है? एक सुटेबल बेस की जरूरत पड़ रही है। इस सुटेबल बेस में इसको क्या किया जा रहा है? डिसॉल्व किया जा रहा है, या नहीं तो डिस्पर्स किया जा रहा है। किसको? वन या मोर इंग्रेडिएंट्स को। ये इंग्रेडिएंट्स क्या है? एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक, बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप कह सकते हो कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म आर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। कैसा प्रिपरेशन है? फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है हैविंग अ कंसिस्टेंसी इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड्स। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है सॉलिड और लिक्विड के बीच की होती है, ना ही ये सॉलिड होता है और ना ही ये लिक्विड होता है, उसके बीच की इसकी कंसिस्टेंसी होती है। ठीक, एंड इंटेंडेड प्राइमरली फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस लोकल और इन सम केसेस सिस्टमिक इफेक्ट। कह रहा है कि इसको हम अप्लाई करते हैं प्राइमरली, मतलब जनरली कहाँ पे? तो टॉपिकली स्किन पे, फॉर द लोकल इफेक्ट। फॉर द लोकल इफेक्ट मतलब कि अगर मुझे मान लो यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई इचिंग हो रहा है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहीं की चीजों को ये सही कर पाएगा। अगर यहाँ हुआ है तो यहाँ की सही नहीं करेगा, यहाँ भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोकल एक्शन, मतलब जहां आपको हुआ है वहीं आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इन सम केसेस इसको सिस्टमिक इफेक्ट के लिए भी यूज किया जाता है। सिस्टमिक इफेक्ट का मतलब ब्लड में ये पहुंच के काम करता है, ब्लड स्ट्रीम में ये रीच आउट करता है, वहां तक पहुंचता है, आपकी स्किन के द्वारा ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाने के बाद ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, और जहां जहां उसकी जरूरत होती है, साइट ऑफ एक्शन जहां जहां है, वहां जाके ये एक्ट करता है। बात समझ में आ गई? अब आप कहोगे कि सर ऐसा कब होता है? आपने देखा है ऐसा कोई कि ब्लड सर्कुलेशन में जाके पहुंच के काम करे? कोई ऐसा सेमी सॉलिड है, कोई ऐसा क्रीम, जेल, पेस्ट बताओ। मैं पढ़ाया हूँ क्या? सुपोस्टरी में जब आप अप्लाई करते हो तो एक रूट है, यही रूट था। तो मोस्टली इनके केस में देखा जाता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंच के जाके काम करता है। ठीक है, इसमें जब आप अप्लाई करेंगे, बहुत सारे ऐसे में क्रीम आती हैं, जेल आते हैं, जो ऑइंटमेंट है, जो यहाँ पे अप्लाई करोगे आप तो ब्लड सर्कुलेशन में जाके सिस्टमिक इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स लिखिए। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के एग्जांपल्स क्या क्या है बताओ? पिंकी क्या क्या है? जेल, क्रीम, पेस्ट, है ना, जेलीज, ये सब क्या है? सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब देखिए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आपको ये क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल, पेस्ट, ये आपको जो एग्जांपल देखने को मिला,
तो ये सिर्फ और सिर्फ थेरेपेटिक इफेक्ट के पर्पज से ही यूज नहीं किया जाता है, कॉस्मेटिक पर्पज से भी यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे क्रीम आते हैं, फेयर लवली और आपका बोरो प्लस ऑइंटमेंट है ये, है ना। बहुत सारे ऐसे जेल्स भी आते हैं, हेयर जेल आते हैं। तो ये होते तो उसी फॉर्म में है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में, बट ऐसा नहीं कि इनका थेरेपेटिक इफेक्ट है, ये कॉस्मेटिक पर्पज से यूज किया जाता है, ब्यूटी पर्पज से यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स आर not only used for only therapeutic effect, they are used as well as cosmetic purpose। ठीक है, कॉस्मेटिक पर्पज से भी इसको हम यूज करते हैं। ये भी एक पॉइंट आप इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये किसका नेचर कैसा होता है, आइडियल प्रॉपर्टीज। हेडिंग डाल लिया आपने, पहला पॉइंट लिखिए आइडियल प्रॉपर्टीज में, इट शुड बी स्मूथ एंड होमोजेनियस। ठीक है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस। ग्रिटीनेस का मतलब क्या होता है, डबल टी होगा, दानेदार देखे ना, ग्रीटी, उसमें ग्रिटीनेस नहीं होना चाहिए, मतलब वो दानेदार नहीं होना चाहिए। जैसे आप स्क्रब लगाते हो, स्क्रब लगाते हो तो आपको क्या मिलता है, दानेदार जैसा फील होता है, वैसा इसमें नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस, ग्रिटीनेस इसके अंदर नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर है, इट शुड बी केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल। इट हैज spreadability, it has spreadability। मतलब जब इसको हम लगाएं, यूज करें, तो ऐसा ना हो कि एक जगह यहाँ पे रख दिया तो अब यहीं रहेगा, ये फैला नहीं सकते इसको। इसको हम जब फैलाना चाहें फेस पे या जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये स्प्रेडेबल होना चाहिए, अच्छे से फैल जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इट हैज suitable viscosity and consistency। It should be non-irritating, and it should be non-irritating and non-sensitizing। और भी बहुत सारा है कि इसको ऐसा भी होना चाहिए कि जब हम इसको यूज कर लें और जब जरूरत हो कि इसको हमें रिमूव कर देना है, तो ये रिमूवल होना चाहिए आसानी से, जब आपको नीड हो, व्हेन वी नीड या व्हेन वी रिक्वायर टू हैव रिमूव, देन इट शुड बी इजीली रिमूवेबल। ठीक है, आसानी से ये रिमूवल होना चाहिए। बहुत सारे हैं इसके कि ये स्टेबल होना चाहिए, स्टोरेज के दौरान स्टोर जब हम करें तो ये स्टेबल होना चाहिए, खराब ना हो, कंपैटिबल होना चाहिए स्किन के साथ। ठीक है, स्किन के साथ कंपैटिबल नहीं हुआ तो पेशेंट यूज क्यों करेगा, करेगा ही नहीं, कहेगा भाई हमको तो ये रिएक्शन कर दे रहा है। फिर ये ऐसा होना चाहिए कि ड्रग, ये ऐसे ड्रग इसके अंदर होना चाहिए कि स्किन को आसानी से पेनिट्रेट करके चला जाए। ठीक है, it have acceptable appearance and odor and it allow adequate penetration of the drug into the skin। ये ऐसा होना चाहिए कि स्किन को पेनिट्रेट करके ड्रग अंदर चला जाए, ऐसा ना हो कि इतना विस्कस हो जाए कि सिर्फ यहीं पे अप्लाई किया और यहीं का यहीं रुका हुआ है, मेडिसिन अंदर जा ही नहीं रहा। तो ऐसा होना चाहिए कि ये स्किन को पेनिट्रेट करे, छेदे और अंदर चला जाए। अंदर जाने का मतलब क्या, ड्रग अंदर जाना चाहिए, है ना। कॉस्मेटिक एडवांटेज, A number, it is easy to apply to the skin, easy to apply to the skin। It can provide prolonged drug action।
नेक्स्ट लिखिए, इट इज यूजफुल फॉर लोकल ट्रीटमेंट। कह रहा है कि ये प्रोवाइड लॉन्ग ड्रग एक्शन कर सकता है लंबे समय तक। अगर आप एक बार अप्लाई कर दिए तो लंबे समय तक ये अपने ड्रग को एक्शन शो कर सकता है। ठीक है, इसके जो ड्रग होंगे वो लंबे समय तक एक्शन शो करेंगे। फिर कह रहा है इट इज यूजफुल फॉर लोकल ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट अभी मैंने आपको बताया कि जहां आप इसको अप्लाई करेंगे वहीं एक्शन शो करेगा। ठीक है, लोकल एरिया, तो वहां के लिए बहुत ये यूजफुल होगा। जैसे बार बार हमें मान लो कि इन्फेक्शन ही है या पेन है, तो हम अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, है ना, अंदर जाएगा तो सारे सिस्टम काम करेंगे, उसमें टाइम भी लगेगा। एब्जॉर्प्शन जब तक ना हो, मेटाबॉलिज्म ना हो, तब तक ये एक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन इसमें अगर हम एक बार अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे तुरंत जैसे ही वो पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा मेडिसिन, एक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा। तो लोकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल। नेक्स्ट, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फॉर सम ड्रग्स। ये भी हो गया। और भी बहुत से एडवांटेज है इसके। एडवांटेज क्या है कि जो पेशेंट ओरली लेने में उसको डिफिकल्टीज हो रही है, तो उस कंडीशन में अगर उस टाइप का मेडिसिन अगर आ रहा है सेमी सोलिड डोजेज फॉर्म में, तो हम उसको दे सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि किसी को पेन है और वो पूरे दर्द में है, लेकिन दवाई खाने के कगार में नहीं है, उस हालात में नहीं है, तो हम उसको सेमी सोलिड डोजेज फॉर्म ऑइंटमेंट या जेल लगा के उसका पेन रिलीव कर सकते हैं, है ना। तो इट कैन प्रोवाइड पेशेंट कंप्लियंस, पेशेंट को आरामदायक भी प्रोवाइड करता है। और इट इज सुटेबल फॉर ड्रग दैट आर पुअरली टॉलरेटेड ओरली। जो लोग ओरली लेने में टॉलरेट कर पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, उनको दिक्कत है, ऐसे कंडीशन में ये सेमी सोलिड डोजेज फॉर्म प्रोवाइड करता है अपने एक्शन। ठीक है, तो और भी बहुत सारे हैं इसके। इट इज यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज। ज्यादातर ये स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में ये यूज होता है। ये आप इसके लिए बहुत अच्छा लगा। और इसके पास भी ये क्षमता है कंट्रोल एंड सस्टेन्ड रिलीज करने का। इट कैन प्रोवाइड कंट्रोल एंड सस्टेन्ड ड्रग रिलीज। लिख सकते हो ना आप, ड्रग सस्टेन्ड रिलीज ड्रग। ड्रग को ये सस्टेन्ड वे में या कंट्रोल वे में रिलीज करने की एबिलिटी रखता है ये सेमी सोलिड। ठीक है, ये सब कुछ हो गया क्या इसके एडवांटेज के बारे में। ये लाइन जरूर लिखना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये अवॉइड कर देता है, इसमें होता ही नहीं है। स्किन के द्वारा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अंदर तो जा नहीं रहा है, अंदर ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये स्किन डिजीज के लिए बहुत यूजफुल होता है, और ये लोकल ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। और इट कैन प्रोवाइड प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन। इसी लाइन को सेम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, इट कैन प्रोवाइड कंट्रोल एंड सस्टेन्ड रिलीज ड्रग। ठीक है, और इट इज इजीली टू अप्लाई टू द स्किन। आसानी से इसको स्किन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। और पेशेंट के लिए ये कॉम्प्लियंस है, सुटेबल है। वैसे पेशेंट जो ओरली लेने में जिनको डिफिकल्टीज होती है, उनके लिए भी ये बेटर है, हम आसानी से उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कि डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज पहला क्या था, इट में बी ग्रीसी और स्टिकी। स्टिकी नेचर का होता है और ग्रीसी नेचर का होता है ये। एंड नेक्स्ट है इट डिफिकल्ट टू अप्लाई ओवर लार्ज एरियाज। ओवर लार्ज एरिया डिफिकल्टीज होती है। मान लो कि पूरे आपके पीठ में पूरा इन्फेक्शन फैला हुआ है ना, आपको पूरे दाने निकले हुए हैं या कुछ और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, तो पूरे बैक में आपको अगर क्रीम लगाना हो या कोई ऑइंटमेंट लगाना हो या जेल लगाना हो, तो थोड़ी सी आपको डिफिकल्टीज होगी। क्या डिफिकल्टीज होगी, एक तो ट्यूब आपको पूरा जल्दी खत्म हो जाएगा। कोई 5 ग्राम या 10 ग्राम का कोई ट्यूब होगा, आप पूरे पीठ में अगर उसको लगाना स्टार्ट कर दोगे तो 1 से 2 डोज में वो कंप्लीट हो जाएगा, खत्म। तो आपको ऐसे ही पहले वो महंगा पड़ेगा। दूसरी चीज कि पूरे पीठ में आपको अप्लाई करना पड़ जाएगा, मतलब पूरा लंबा एरिया आपको अप्लाई करने में दिक्कत होगी, दिक्कत भी होगी और आपको महंगा पड़ जाएगा, बार बार आपको खरीद के लाना पड़ेगा। तो ये डिफिकल्टीज है इसके लिए, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्या है, इट कैन कॉज इरिटेशन और एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक एलर्जिक
रिएक्शन क्या होता है, ये कभी कभार ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को सुटेबल नहीं कर पाता है तो ये रिएक्शन भी शो करता है और इरिटेशन भी कॉज करता है। देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पेशेंट आपको देखने को मिलेगा, फेस पे ज़्यादातर क्रीम लगाते हैं लोग, है ना, कि दाने के लिए या किसी और मुहासे वगैरह कुछ निकला हुआ है या फेयरनेस पर्पज से लगा रहे हैं कि हाँ हम थोड़ा सा और गोरा हो जाए। गोरा होने के चक्कर में क्या होता है, वो पूरा उनका फेस रेड कलर में देखते हुए बदल जाता है, स्किन वहाँ पे छोड़ने लगती है। उसमें होता क्या है, एसिड की मात्रा होती है। आप ध्यान से देखोगे उसके कंपोजिशन में अगर एसिड है और आप फेस पे लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर वो आपको सूट नहीं किया तो फिर रिएक्शन शो कर देगा। करेगा तो क्या होगा, इरिटेशन होगा, खुजली होगी, है ना, रेडनेस हो जाएगा और एलर्जिक रिएक्शन होने लगेंगे। नेक्स्ट लिखिए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन में अकर कॉमा स्पेशली इन एक्वस प्रिपरेशन। एक्वस प्रिपरेशन अगर हो रहा हो या ऐसा हम कोई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बनाए हैं जिसमें एक्वस प्रिपरेशन बना हो, मतलब उसमें अमाउंट वाटर का ज़्यादा होगा, तो ऐसे प्रिपरेशन में माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस रहते हैं, है ना। जहाँ पानी रहेगा वहाँ पे कंटामिनेशन ऑटोमेटिक होगा ही, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल ग्रोथ होगा ही वहाँ पे। नेक्स्ट लिखिए, कैसा होता है ये, फिजिकली इनस्टेबिलिटी होती है इसके अंदर। फिजिकली इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ये कुछ दिनों के बाद से आपको देखने को मिलेगा तो उस सेमी सॉलिडोजस फॉर्म में फेज का सेपरेशन हो चुका है। थोड़ा सा आपको एक्वस दिखने लगेगा और कुछ अलग सा सॉलिड टाइप में दिखने लगेगा। सॉलिड मतलब कि लिक्विड, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये सोच लो कि प्रेसिपिटेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन समझते हैं ना, क्या लिखा आपने, फिजिकल इनस्टेबिलिटी सच एज फेज सेपरेशन में अकर। सच जैसे कोई आप क्रीम लगाते हो, फेयर लवली हो या फेयर हैंडसम हो, अगर वो एक्सपायर हो गया, ज़्यादा दिन से पड़ा हुआ है, उसके बाद से उसमें से जब आप यूज़ करोगे, उसको निकालोगे तो उसमें से पानी टाइप में आपको दिखेगा कि कुछ एक्वस निकल रहा है। ठीक है, मतलब वो क्या हो चुका है, फेज का सेपरेशन हो चुका है उसके अंदर। ठीक है, दो पार्टों में उसके बढ़ चुके हैं जो भी इंग्रेडिएंट। ठीक है, फेज सेपरेशन पढ़े हैं ना अभी हम लोग, किसमें, सस्पेंशन में। इमल्सन में भी होता है फेज का सेपरेशन, ऑयल पार्ट ऊपर देखने लगता है, वाटर नीचे देखने लगता है, सही होता है ना। तो वो फेज सेपरेशन इसमें भी आपको देखने को मिल जाए, तो ये इसके लिए क्या है, डिसएडवांटेज। चलिए, ये हो गया, बहुत सारा हो गया डिसएडवांटेज, और भी बहुत सारे हैं। जैसे कि इसके कुछ फॉर्मुलेशन ऐसे बनते हैं जो पेशेंट के लिए पुअरली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, पुअरली एक्सेप्टेबल है कुछ पेशेंट के लिए, सारे पेशेंट के लिए नहीं, कुछ पेशेंट के लिए। और सम प्रिपरेशन में स्टेन क्लोथ्स, कुछ प्रिपरेशन ऐसे ही बनते हैं जहाँ पे हमें अप्लाई करने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये उसके लिए एक डिसएडवांटेज तैयार हो जाता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया इसका क्लासिफिकेशन। सेमी सॉलिड फॉर्म को कितने टाइप में बांटा गया है, कितने टाइप में बांटा गया है इसको, कौन कौन सा, इंटरनल और ऑन द बेसिस ऑफ यूज, इंटरनली यूज के ऑन द बेसिस ऑफ, कोई पूछेगा कि किस बेसिस पे आपने इसको क्लासिफाई कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज। इंटरनली भी यूज करते हैं और एक्सटर्नली भी यूज करते हैं। इंटरनली में क्या यूज करते हैं, पैसरीज और एक्सटर्नली में क्या क्या आता है, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल्स और क्रीम हो जाएगा। और क्या होगा, हो गया प्लास्टर्स। ये वाला जेल्स होता है या ये वाला होता है, जेल्स और जेलीज अलग अलग होते हैं, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। हो गया, तो क्लासिफिकेशन तक हम पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, सारे क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सुपोजिटिव हमने पढ़ ही लिया है वैसे। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और कोई क्वेश्चन डाउट, सारा चीज समझ में आया अभी तक।
अभिषेक, सब समझ में आया?